नमस्कार दोस्तों। उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। क्या है? लघु उत्तरीय प्रश्न। कैसे हैं? बहुत महत्वपूर्ण हैं, 100% महत्वपूर्ण हैं आपके एग्जाम के लिए। 2 नंबर यहाँ से आने एकदम पक्के हैं, तो आप कहीं न कहीं इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेंगे ना। चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? संक्रमण धातुओं के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखिए और परिरक्षण प्रभाव को समझाइए। ठीक है, 2 चीजें पूछना चाह रहा है कि संक्रमण तत्व जो होते हैं डी ब्लॉक के तत्व, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो आप सभी कमेंट करके बताइए क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो, संक्रमण धातुओं का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न प्रकार होता है। क्या होता है? तो हम जानते हैं क्या होता है। n-1 डी की पावर 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। और क्या होता है? ns कितने? 1 से लेकर 2 तक ना। यही क्या हो जाएगा? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा ना। क्लियर है? हाँ, सब कुछ क्लियर है। चल, बात करते हैं आगे। क्या बात करते हैं आगे? ये कह रहे हैं कि सामान्य परिरक्षण प्रभाव भी बताइए। परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, तो इसको थोड़ा सा जान लेते हैं ना। परिरक्षण प्रभाव तो एक समझेंगे, नाभिक द्वारा किसी भी परमाणु का नाभिक होता है। ठीक, नाभिक कैसा होता है? धनावेशित। याद रखना, नाभिक कैसा होता है? धनावेशित। ठीक, नाभिक द्वारा संयोजी इलेक्ट्रॉनों पर, संयोजी कौन से होते हैं? बाह्यतम इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? संयोजी। ठीक, क्या है? नाभिक द्वारा संयोजी इलेक्ट्रॉनों पर आंतरिक कोशों के इलेक्ट्रॉनों के कारण लगने वाले आकर्षण बल में कमी। नाभिक जो है इन पर आकर्षण बल लगाता है, उसमें जो कमी हो जाती है, किसके कारण कमी होती है? इन आंतरिक इलेक्ट्रॉनों के कारण। आंतरिक कोशों में के इलेक्ट्रॉनों के कारण लगने वाला जो आकर्षण बल है उसमें क्या जाती है? कमी। कमी ही कहलाती है परिरक्षण प्रभाव। क्लियर है? आगे, आंतरिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होने पर परिरक्षण प्रभाव का परिमाण अधिक होता है। कहने का मतलब ये, आंतरिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होगी परिरक्षण प्रभाव उतना ही अधिक हो जाएगा। ठीक, जिसके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आकर्षण बल जो है वो कम हो जाता है। क्लियर है? आंतरिक कोशों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती चली जाती है, परिरक्षण प्रभाव उतना अधिक हो जाएगा, जिसके कारण नाभिकीय आकर्षण बल संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों पर कम हो जाता है। इसे ही हम कहते हैं परिरक्षण प्रभाव ना। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल से आप क्या समझते हैं? आपको बताना है न्यूक्लिक अम्ल से आप क्या समझते हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, पेपर में 2 नंबर यहाँ से आने तय है ना। तो आप सभी क्या करेंगे, जितने भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं सभी क्वेश्चनों को थोड़ा अच्छे से आप तैयार कर लेंगे ना। बहुत महत्वपूर्ण है। साथ के साथ आप सभी कमेंट करके भी हमें बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लग रही है ना। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल भी जैव अणु होते हैं। जैव अणु जो सभी जीवित कोशिकाओं के नाभिकों में न्यूक्लियोप्रोटीन, किसका? न्यूक्लियोप्रोटीन अथवा गुणसूत्र के रूप में पाए जाते हैं। सभी जीवित कोशिकाओं में किस रूप में पाए जाते हैं? गुणसूत्र के रूप में, या फिर हम कह सकते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन के रूप में पाए जाते हैं। कितने प्रकार होते हैं? तो इनके जो प्रकार होते हैं वो 2 होते हैं। कौन कौन से? सभी जानते हैं, डीएनए और आरएनए। कौन कौन से? डीएनए और आरएनए। क्या नाम है? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल और राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। क्लियर है? आपसे मैं कहूंगा डीएनए आरएनए अच्छे से पढ़ लेना, इनमें अंतर भी पढ़ लेना है। ठीक है, आगे समझेंगे। चूंकि न्यूक्लिक अम्ल जो है न्यूक्लियोटाइडों की, किसकी? न्यूक्लियोटाइडों की लंबी श्रृंखला वाले बहुलक होते हैं। ठीक है, अतः इन्हें क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। क्लियर है? यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? पॉलीन्यूक्लियो पेपर में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं? तो आपको पहचान लेना है किसको? न्यूक्लिक अम्लों को हम क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड ना। चलो आगे है मोलर चालकता। क्या है? ये कह रहे हैं मोलर चालकता। क्वेश्चन है, मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता की परिभाषा देते हुए इनकी इकाइयां लिखिए। इनके मात्रक हमको बताने हैं कि क्या होते हैं। पहले है मोलर चालकता। क्या है?
मोलर चालकता या आणविक चालकता। थोड़ा ध्यान से इस चीज को हम समझेंगे कि क्या होता है ना, समझेंगे। किसी वैद्युत अपघटय के क्या है, किसी वैद्युत अपघटय के विलयन की मोलर चालकता का मान उसके विशिष्ट चालकत्व, ठीक, तथा 1 ग्राम मोल विलयन के घन सेंटीमीटर में आयतन के गुणनफल के बराबर होता है। ध्यान से समझेंगे, मोलर चालकता जो होती है वो किसके विशिष्ट चालकत्व और एक किसके 1 ग्राम मोल विलयन के घन सेंटीमीटर में आयतन, मतलब आयतन के गुणनफल के बराबर होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा m इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन m। क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू कप्पा इंटू 1000 अपॉन m। कप्पा मतलब विशिष्ट चालकत्व, कप्पा का मतलब विशिष्ट चालकत्व। अगर बात की जाए इसके मात्रक की, तो मात्रक होता है इसका ओम, क्या होता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स ना, क्या होता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्या होता है, मोल इनवर्स। ठीक है, मात्रक इंपोर्टेंट है, नोट कर लेना ना, क्या है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इसका मात्रक होता है ना। अब बात की जाए किसकी, तुल्यांकी चालकता की। तो तुल्यांकी चालकता क्या होती है, फिर से समझेंगे। किसी वैद्युत अपघटय के विलयन की तुल्यांकी चालकता लैम्डा ई क्यू जो होता है उसके विशिष्ट चालकत्व कप्पा इंटू तथा 1 ग्राम तुल्यांक। याद रखना बस इतना ही चेंज है, यहाँ 1 ग्राम तुल्यांक है और इसमें क्या था, 1 ग्राम मोल। ठीक है, क्या है, 1 ग्राम तुल्यांक विलयन के घन सेंटीमीटर में आयतन के गुणनफल के बराबर होता है। आयतन के गुणनफल के बराबर होता है, या हम कह सकते हैं लैम्डा ई क्यू जो होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन। ठीक है, जैसे याद कर सको उस तरह से याद कर लेना। मात्रक सेम ही होगा, मात्रक जो है वो सेम ही होगा। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स की जगह तुल्यांक इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स, क्या हो जाएगा, तुल्यांक इनवर्स ना। तो थोड़ा सा अच्छे से इसको पढ़ लेना, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी आता है ना, तो वहां से भी हम कर सकते हैं, न्यूमेरिकल भी हम सॉल्व कर सकते हैं ना। आगे है आणविक या मोलर उन्नयन स्थिरांक। क्या है, आणविक या मोलर उन्नयन स्थिरांक तथा मोलल उन्नयन स्थिरांक में क्या अंतर है। अच्छा, अगर आप इसकी परिभाषा लिख देंगे तो अंतर अपने आप ही हो जाएगा ना, तो आपसे परिभाषा पूछी है कहीं ना कहीं, समझो क्या है। पहले हम जानेंगे मोलर उन्नयन स्थिरांक। अच्छा, मोलर और आणविक में ध्यान रखना, मोलर में हम 100 यूज करते हैं, ठीक है, और मोलल में हम 1000, याद 1000 का यूज करते हैं, मतलब 1 किलो और यहाँ 100 ग्राम। आणविक हो, ठीक है, आणविक हो या मोलर हो उसमें हम 100 का यूज करेंगे। कहाँ करेंगे तो अब ध्यान देना, ये कह रहे हैं 100 ग्राम विलायक में। जैसे हमारे पास कोई विलायक है, विलायक, ठीक, मात्रा कितनी है 100 ग्राम, तो ये कह रहे हैं 100 ग्राम विलायक में कोई विलेय घोल दिया जाए। क्या घोला जाए, विलेय। विलेय कितना हो, 1 मोल, बस इतना ये याद रखना है। ठीक है, क्या है, 100 ग्राम विलायक में विलेय पदार्थ के 1 मोल को घोलने पर, विलेय का कितना घोल देंगे, 1 मोल घोल देंगे, घोलने पर क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उस वृद्धि को ही हम कहते हैं मोलर उन्नयन स्थिरांक। क्या कहते हैं, मोलर उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब हमको समझना है कि इसे प्रदर्शित कैसे करेंगे, दिखाएंगे कैसे ना। चलो, इसका जो मात्रक होता है या फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा टीबी बराबर, देखो याद रखना, K100 इंटू स्मॉल w इंटू 100 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W ग्राम में ना। इस फॉर्मूले को आप याद रखना, महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, डायरेक्ट भी हम कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको पढ़ लेना। आगे बात आती है मोलल उन्नयन स्थिरांक। किसकी, मोलल उन्नयन स्थिरांक। किसकी बात आती है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या है, यहाँ बस 1000 ग्राम आ जाएगा और कोई चीज नहीं है। 1000 ग्राम विलायक में, पहले 100 ग्राम विलायक था, अब 1000 ग्राम विलायक है, में विलेय पदार्थ के 1 मोल को घोलने पर क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे हम मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। जैसे, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा टीबी बराबर केबी
इंटू मोललता या फिर स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन m इंटू कैपिटल W ना, m इंटू कैपिटल W किसमें, ग्राम, है ना। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। हाँ, मालूम होना चाहिए, यही आप लिख देंगे, यही क्या हो जाएगा अंतर हो जाएगा दोनों में ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहा है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है। क्लियर है। इससे राउल्ट के नियम को व्यक्त करने वाले सूत्र का निर्धारण कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है। वाष्प दाब के अवनमन, ठीक है, वाष्प दाब के अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। कहने का मतलब ये है वाष्प दाब में जो कमी हो जाती है उस कमी की और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो हम समझेंगे थोड़ा ध्यान से कि मान लो हमारे पास कोई शुद्ध विलायक है, क्या है, विलायक है, बस सुनते चलना। विलायक का वाष्प दाब हमने माना P डिग्री है। जब हम इसमें कोई विलेय घोल देते हैं अवाष्पशील, ऐसा अवाष्पशील विलेय जब हम घोल देते हैं तो इसका जो वाष्प दाब है क्या हो जाएगा, पहले से जो है वो कम हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कम, तो वो हो जाएगा PS। तो इसमें जो कमी हुई, कमी कहलाएगी वाष्प दाब में अवनमन, और शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है उसका अनुपात कहलाता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो हम कह सकते हैं कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो होगा बराबर हो जाएगा, ज्यादा वाले में से कम वाला घटाएंगे, P डिग्री माइनस PS और किसका, विलायक का वाष्प दाब ना। हाँ, इस फॉर्मूले को याद रखना, अच्छा फॉर्मूला है, बहुत अच्छा फॉर्मूला है। यहीं से राउल्ट का नियम भी आता है। क्या है, राउल्ट के नियम को भी व्यक्त किए। तो राउल्ट के नियम के बारे में अगर हम बात करें तो राउल्ट का नियम सिर्फ इतना सा था, कितना था, राउल्ट का नियम ये कहता है कि वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन है वो विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। तो कहीं ना कहीं यहीं से लिख सकते हैं P डिग्री माइनस PS अपॉन P डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का मूल प्रभाज N अपॉन N प्लस N, या हम कह सकते हैं X विलेय, ना, जो आपको ज्यादा अच्छा लगे, कैसे भी याद रख लेना। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, फैराडे के क्वेश्चन को समझते रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन सभी क्वेश्चनों को मैं कहूंगा नोट भी कर लेना कहीं ना, अच्छे क्वेश्चन है, चाहो तो सिर्फ क्वेश्चन नोट कर लेना, आंसर तो याद हो ही जाएंगे ना। फैराडे के विद्युत अपघटन के द्वितीय नियम को स्पष्ट कीजिए। द्वितीय नियम क्या था, तो समझेंगे द्वितीय नियम के अनुसार। द्वितीय नियम के अनुसार ये था कि यदि विभिन्न वैद्युत अपघट्यों में समान आवेशित, मतलब समान विद्युत धारा, समान आवेशित प्रवाहित किया जाए, समान आवेश प्रवाहित किया जाए, ठीक, तो निक्षेपित पदार्थों का जो द्रव्यमान है W प्रोपोर्शनल होता है उसके तुल्यांकी भार की। तुल्यांकी भार मतलब E। यही इनका नियम था। क्या था, यदि समान आवेश प्रवाहित किया जाए भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्यों में तो उनका जो द्रव्यमान होगा वो उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होगा। मतलब W प्रोपोर्शनल E, इसका मतलब ये हो गया W1 अपॉन W2 बराबर हो जाएगा E1 अपॉन E2 ना। क्या हो जाएगा, E1 अपॉन E2। अगर आप ऐसे ना लिखना चाहें तो दूसरी तरीके से भी हम ऐसे लिख सकते हैं, क्रॉस में गुणा कर दो ना। कैसे लिख सकते हैं, W1 अपॉन E1 बराबर है W2 अपॉन E2 ना। जो भी आपको ज्यादा अच्छा लगे आप वो लिख लेना। क्लियर है सब कुछ समझ आ रहा है, यहाँ तक क्लियर है। आगे चलें। आगे है टोलन अभिकर्मक क्या है। अच्छा, आप समझ रहे होंगे हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तैयारी अच्छे से करनी है ना, बहुत अच्छे से। चलो, क्या है टोलन अभिकर्मक क्या है। टोलन परीक्षण के एक उदाहरण का रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। सबसे पहले टोलन अभिकर्मक क्या है तो समझेंगे अमोनीकृत सिल्वर नाइट्रेट। ठीक, ध्यान से फॉर्मूला समझ लेना, AgNO3 और NH4OH। ठीक है, विलयन को टोलन अभिकर्मक कहा जाता है। किसे कहते हैं, तो फिर से समझो, AgNO3 और NH4OH का मिक्सचर कहलाता है क्या, टोलन अभिकर्मक।
आगे समझेंगे। एल्डिहाइड टोलन अभिकर्मक से क्रिया करके क्या बनाते हैं? रजत दर्पण बनाते हैं। क्लियर है? इससे क्या होता है समझेंगे। अतः इस क्रिया का प्रयोग एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति की जांच में किया जाता है। क्लियर है? किसकी जांच के लिए करते हैं? एल्डिहाइड की। अच्छा सर, एक बार किसी का क्वेश्चन है कि सर बता ही दीजिए, तो हम बहुत सारी रिएक्शन आपको करा चुके हैं। टोलन अभिकर्मक हम सीधा सीधा यूज करते हैं Ag2O का ना, याद रखना ना। Ag2O किस में परिवर्तित हो जाएगा? तो 2Ag निकल जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? रजत दर्पण बनाता है ना, यही है रजत दर्पण ना। बचा क्या? समझो Ag तो निकल गए, O बचा, O इसमें जुड़ जाएगा CH3COOH। ठीक है, पुष्टि हो जाएगी कि एल्डिहाइड उपस्थित है। हाँ, आगे चलें। आगे है ल्यूकास परीक्षण पर टिप्पणी लिखी। आप समझ रहे हैं ल्यूकास परीक्षण कितना इंपॉर्टेंट है? चलो, ल्यूकास परीक्षण पर टिप्पणी लिखी। तो सबसे पहले समझेंगे ल्यूकास परीक्षण क्या है। ल्यूकास परीक्षण द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, क्या है? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में अंतर किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको तैयार कर लेना ना। क्या है? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में अंतर किया जाता है, विभेद किया जाता है। ठीक है, कहते किसे हैं? तो समझेंगे। निर्जल ZnCl2 और सांद्र HCl का मिश्रण ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, अलग से भी पूछा जाता है, हर तरीके से तैयार कर लेना है। क्या है? निर्जल ZnCl2 एवं सांद्र HCl का मिश्रण ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। क्या कहलाता है? ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। ठीक है, अब समझेंगे कि यदि हम ल्यूकास अभिकर्मक की क्रिया प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल से करा दें तो क्या होगा। समझो, यदि एल्कोहल के 3 से 4 ml बिलियन में, एल्कोहल के 3 से 4 बिलियन में क्या कर देंगे? 2 से 3 ml ल्यूकास अभिकर्मक मिलाने पर यह ठंडे में शीघ्र अम्लता उत्पन्न करता है। तुरंत क्या करता है? अम्लता उत्पन्न करता है। तो हम समझ जाएंगे कि ये कैसा है? तृतीयक एल्कोहल है। कहने का मतलब ये है, अगर कोई एल्कोहल तुरंत ल्यूकास अभिकर्मक से नॉर्मल ताप पर क्रिया कर रहा है, ठंडे में क्रिया कर रहा है, तो हम समझ जाएंगे वो जो है वो तृतीयक एल्कोहल है। ठीक है, यदि एल्कोहल की 3-4 सेम ही है, 3-4 ml बिलियन में 2 से 3 ml ल्यूकास अभिकर्मक मिलाएं और मिलाने पर वह ठंडे में 5 से 10 मिनट बाद अम्लता, क्या? अम्लता या अम्लता उत्पन्न करता है या धुंधलापन उत्पन्न करता है, इस तरह से भी हम समझ सकते हैं, तो वह द्वितीयक एल्कोहल होगा। तो तुरंत क्रिया करे तृतीयक एल्कोहल, 5 से 10 मिनट में क्रिया करे द्वितीयक एल्कोहल, और अगर हम प्राथमिक की बात करें, यही क्रिया है 3 से 4 ml बिलियन में, एल्कोहल के 3 से 4 ml बिलियन में 2 से 3 ml ल्यूकास अभिकर्मक मिला दें और मिलाने पर यह 20 से 30 मिनट तक कोई अम्लता व्यक्त ना करे तो वो प्राथमिक एल्कोहल कहलाता है। ठीक, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि क्या, कि प्राथमिक एल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक से क्रिया नहीं करता है, द्वितीयक एल्कोहल जो है ल्यूकास अभिकर्मक से क्रिया करके 5 से 10 मिनट में धुंधलापन उत्पन्न करता है, जबकि तृतीयक एल्कोहल जो है वो तुरंत धुंधलापन उत्पन्न कर देता है। क्लियर है? हर चीज को थोड़ा अच्छे से आप समझ लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है ना। आगे बात करते हैं। आगे किस चीज की बात करनी है? समझो, उपसह संयोजन यौगिकों में, किसमें? उपसह संयोजन यौगिकों में केंद्रीय परमाणु, पहले तो केंद्रीय परमाणु जानना है। ठीक है, और क्या है? केंद्रीय परमाणु तथा उपसह संयोजन संख्या को उदाहरण से समझाना है। ठीक है भाई, समझो, पहले हम जानेंगे केंद्रीय परमाणु। अच्छा, वैसे हम जानते तो हैं, जैसे ले लें एक K4FeCN का होल 6 ना, तो मैंने बहुत बार सिखाया है इस चीज को, वैसे ही सिखाने की चीज अब नहीं रही, आपको आनी ही चाहिए ना। और कोई पहली बार पढ़ रहा है तो मैं आपसे कहूंगा कि आप एक बार हमारी वीडियो जाके देख लेना, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो करा रखी है ना, पेपर में अपने आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हमने बताया था कोष्टक से बाहर जो होता है वो आयन आयन होते हैं, किधर भी जुड़े हों, ये जो है वो लिगैंड है, और कोष्टक, बड़े कोष्टक में जो सबसे पहला तत्व है यही होता है केंद्रीय धातु, ये जो है ना। तो समझो क्या है, संकुल यौगिकों में क्या कह रहे हैं, ये संकुल यौगिकों में सभी लिगैंड, ये जो लिगैंड है, सभी लिगैंड जिस परमाणु से उपसह संयोजन बंध से जुड़े होते हैं उसे ही क्या कहते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु कहलाते हैं। ये जो धातु है इसी से सभी लिगैंड जुड़े हैं।
ठीक है, क्या कहलाती है? केंद्रीय धातु परमाणु कहलाती है। क्लियर हो गया? लिगेंड जिसके साथ सहसंयोजक बंध बनाएंगे केंद्रीय धातु परमाणु कहलाएगी। आगे समझेंगे उप सहसंयोजन संख्या। तो समझो किसी भी संकुल में धातु आयन से सीधे जुड़ने वाले लिगेंडों के दाता परमाणुओं की संख्या, किसकी? लिगेंडों के दाता परमाणुओं की संख्या उप सहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या कहलाती है। अच्छा, अगर किसी की समझ में नहीं आ रहा है तो समझ लेंगे K4FeCN का होल 6 जब ये ले लिया है तो इसी से सीख लेना, इसको समझेंगे। Fe होता है और इसको जो है कितने CN, देखो लिगेंड ही इलेक्ट्रॉन दान करते हैं तो समझ लेना दाता परमाणु कौन है इसमें? CN ना। कितने हैं CN? देखो एक CN, दूसरा CN, तीसरा CN, चौथा CN, पांचवा CN और छठा CN ना। हाँ, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि देखो समझ में आ रहा है कितने बंध बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। तो उप सह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? समन्वय संख्या जो होती है वो हो जाएगी 6। दाता परमाणुओं की संख्या, कितने दाता परमाणु हैं? तो बॉन्ड से गिन लो, 1 2 3 4 5 6, 6 हो जाएगी ना। क्लियर है? बहुत महत्वपूर्ण है, आपको आना ही चाहिए, इसमें कुछ सोचना नहीं है ना। चलो आगे चलते हैं। आगे है लिगेंड क्या है, आपको बताना है लिगेंड क्या है। आगे कह रहे हैं एक दंती द्विदंती लिगेंड की परिभाषा एवं उदाहरण दीजिए। तो आपको उदाहरण देना है। पहले लिगेंड क्या है, तो अभी हमने जाना भी था ना लिगेंड क्या है। ये रहे ये है लिगेंड। कौन है? जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं, वही तो है। वे परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह जो संकुल यौगिक में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को एक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। समझू, इसमें ये भी बात समझ लेना, ये है केंद्रीय धातु। कौन है? केंद्रीय धातु। केंद्रीय धातु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने वाला कहलाता है लिगेंड। क्या कहलाता है? लिगेंड। अब बात आती है कि लिगेंड एक दंती और द्विदंती लिगेंड के बारे में भी बताइए। अच्छा एक बार समझेंगे, यदि डायरेक्ट समझो एक दंती लिगेंड ना, वे लिगेंड जिनमें केवल एक ही दाता परमाणु होता है। कितना? एक दाता परमाणु होता है, क्या कहलाता है? एक दंती लिगेंड कहलाता है। ठीक है। अच्छा इनके उदाहरण भी जान लेना। ठीक है, उदाहरण जानने हैं तो हम लिख सकते हैं NH3 H2O CO। ठीक है, और भी कुछ ले सकते हैं EnC2O4-2 Cl नेगेटिव। ठीक है, जो भी आपको सही लगे उतने लिख सकते हैं, बस हमको थोड़ा सा समझना था ना। अब समझेंगे वी लिगेंड जिनमें केवल एक दाता परमाणु हो, एक दंती लिगेंड कहलाते हैं। जैसे H2O NH3, कुछ सरल जो भी आते हैं उनको लिख देना ना, Cl नेगेटिव। ठीक है, बस इतने बहुत है। अब बात आती है द्विदंती लिगेंड। द्विदंती लिगेंड मतलब ऐसी लिगेंड या वे लिगेंड जिनमें दो दाता परमाणु होते हैं। कितने? दो दाता परमाणु होते हैं, क्या कहलाते हैं? द्विदंती लिगेंड कहलाते हैं। जैसे En भी है, ठीक है, और C2O4 भी है, और भी बहुत सारे हैं पर इतने ही काफी हैं आपके लिए ना। चलो आगे चलें। अच्छा आज के लिए इतना ही। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, पूरी क्लास आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आपसे बस हमारा एक ही कहना है कि आप सभी वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी किया कीजिए ना, और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट करके हमें भेजिए, हम तुरंत ही आपके लिए वीडियो लेकर आ जाएंगे। ठीक है, साथ के साथ अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको क्या हो जाएगा PDF इसकी मिल जाएगी। साथ के साथ अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमारे इस नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं ना। कोई भी डाउट है तो हमारे सिर्फ इस नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, हम सारे डाउट्स आपके दूर करा देंगे। ठीक, उम्मीद कर रहे हैं कि सारी चीजें आपको पसंद आई होंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।